नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चुनावी वायदा कागज तक ही सिमट कर रह गया है। सत्तासीन पार्टी कांग्रेस ने कहा था सत्ता में लाओ, आते ही ओवरब्रिज बना देंगे। प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ट्रैफिक समस्या लोगों को काफी अरसे से परेशान करती रही है। यह समस्या 2-3 वर्षों का नहीं है, काफी पुराना है। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने चुनाव के दौरान जनता से बार बार कहा था कि सत्ता में आते ही ओवरब्रिज का बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ भुला दिया गया। महज कुछ महीने पहले आनन फानन में राजधानी के आसपास के क्षेत्र में ब्रिज का पिलर बनते नजर आ रहा है, लेकिन यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के फोड़न जैसा है। वहीं ईटानगर के रामकृष्ण हॉस्पिटल के निकट नाहरलगन और रामकृष्ण हॉस्पिटल में काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मसलन सरकार को अपने चुनावी वायदा को ना भुलाते हुए जनता के हित में काम करने की जरूरत है। हाँ, ये तो इस तरह से पड़ा हुआ है, इसको जल्दी बना देने से ठीक है। एक तो ये एक्चुअली पार्किंग स्पेस है ये आरके मिशन के लिए, लेकिन इसका वजह से गाड़ी पार्क करने में बड़ी परेशानी हो रहा है पब्लिक को। और ये आप देख रहे हैं ये ट्रक सब भी ऐसे खड़ा है काफ़ी महीने से। इसको यूटिलाइज करना चाहिए, इसको जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट बनाना चाहिए इसको। ईटानगर आरके मिशन हॉस्पिटल के पास पड़ा है ये स्काई वॉक। पिछले 4 महीने से वैसे का वैसे पड़ा है। मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि ये स्काई वॉक 4 महीने पहले मई के महीने पे स्टार्ट की, इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। मई का महीना फिर हमारे स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय से स्टार्ट की ये इनिशिएटिव बस इनिशिएटिव बन के रह गई है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसको 2 क्रेन यहाँ पे हायर करके रखा गया है, जिसका ऑब्वियसली मंथली हायरिंग चार्ज आता होगा। और वो मंथली हायरिंग चार्ज ऑब्वियसली स्टेट के अरुणाचल एक्सचेकर के कोई भुगतना पड़ता होगा, जिसके वजह से अरुणाचल को हेवी रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अरुणाचल पहले ही डेफिसिट बजट से जा रहे हैं, तो उसको लेते हुए मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पे 2 क्रेन को वैसे का वैसे अब हायर करके एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जिसका लॉस हो रहा है, तो इसके ऊपर अरुणाचल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अभी देखना ये होगा कि आने वाले महीने में यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता इस स्काई वॉक का कब फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। विद कैमरा पर्सन हितेश मोरांग, मैं कारपुजी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के हॉस्टल की स्थिति जर्जर अवस्था में है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश सरकार ने कहा था स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे लगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह का सुधार हो रहा हो। पासीघाट स्थित कॉलेज के हॉस्टल के दीवार को देखने से लगता है कि जब तब यह टूटकर नीचे गिर जाएगा। कमोबेश यही हालत छतों की भी है। छात्रों में पढ़ने को लेकर काफ़ी रुचि है। यह इससे पता चलता है कि हॉस्टल में कमरे के लिए छात्रों में होड़ लगी रहती है। क्या सत्तासीन सरकार विकास के नाम पर सिर्फ वोट लेने के लिए छात्रों को यह दिवा स्वप्न दिखाती है कि सत्ता में लाइए सब कुछ होगा, लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है? ऐसा क्यों और कब तक होते रहेगा? JNC पासीघाट यानी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट जो 1964 में एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, उसकी हालत देख सकते हैं कि 2014 में क्या हाल है। और स्पेशली अभी मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये इस कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है। और जब सरकार के तरफ से नो टॉलरेंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर का अनाउंसमेंट किया गया था, उसका आप कंडीशन देख सकते हैं यहाँ। आइए यहाँ के अंदर के कुछ कंडीशन को भी जांच के देखते हैं। ये है अंदर का सिनारियो, इस हॉस्टल के अंदर का सिनारियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न दीवार है, न दरवाजा है, न खिड़की है। और यहाँ जो पार्टीशन किया गया है ये भी आप देख सकते हैं कि बेम्बू से बहुत ही ऑर्डिनरीली बना के रखा है। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि ऐसे हालत में एक स्टूडेंट कैसे रह सकता है। कैमरामैन ओबी मेलम के साथ मैं नीलम राजा, रिपोर्टिंग फ्रॉम पासीघाट फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल में कार्यरत तामे एलुम की मौत पर तामे के परिवार ने लगाया असम राइफल्स के अधिकारियों पर आरोप। कहा तामे किसी भी हाल में सुसाइड नहीं कर सकता था।
पिछले दिनों असम राइफल में कार्यरत राइफलमैन तामे इलुम ने अपने आला अधिकारी पर जानलेवा हमला करते हुए आत्महत्या कर लिया था। लेकिन अब तामे के परिवार वालों ने तामे के मौत की जांच करवाने की गुहार लगाई है और कहा कि इसमें साजिश हुआ है। तामे इलुम की पत्नी और भाई ने कहा असम राइफल संस्था इसमें साजिश कर रही है। उसके बाद जो भी कहा जा रहा है इसमें सच्चाई नहीं है और सच्चाई यही है कि तामे के मोबाइल पर पिछले दिनों जब बात करने की कोशिश की गई थी तो बात नहीं हो पा रही थी और तामे पर किसी तरह का दबाव दिया जा रहा था। वहीं असम राइफल्स के अधिकारी ने तामे के परिवार के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा तामे इलुम ने आत्महत्या की है और जो भी जांच होगा उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। Though the authorities of Assam Rifles Delta Company at Haflong, Assam reported Tame Ilum of committing suicide after shooting at one of the commandant on July 16, but according to the family members, they suspect a foul play. In their written memorandum to State Home Minister and Union Minister of Home Affairs, they have mentioned about racial discrimination and frequent harassments by one of his troop commandant in the company. Now that the family members have appealed for an intervention by the higher authorities to find out the truth. With camera person Hitesh Morang, this is Karpur JC reporting for Eastern Sky Media, Kimin, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में अपराध और अपराधियों के बढ़ते ग्राफ से जनता परेशान। वहीं जिला प्रशासन और ईस्ट सियांग जिला के पुलिस विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं बढ़ते अपराध पर। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में लचर अवस्था में सत्तासीन पार्टी और विपक्षी पार्टी में लगता है गठजोड़ हो गया है। ईस्ट सियांग स्थित पासीघाट में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं और इनके ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का जीवन अपराधियों के साए में बीत रहा है। मंत्री संतरी इस मामले पर पूरी तरह से अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन इन लोगों की उदासीनता से ही अपराधियों के चार चांद लग रहे हैं, इसमें शक नहीं। ईएससी के अधिकारी बानी लेगो का कहना है कि प्रशासन इस मामले पर कड़े कदम उठा रही है और पूरी सुरक्षा लोगों को दी जाएगी। वहीं आदि बाने केमांग के यासुम जामो ने कहा कि प्रशासन के अपराधियों के मनोबल में लगातार इजाफा होना काफ़ी गंभीर मामला है। इस मामले पर पासीघाट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र राज ने अपराध के ग्राफ को कम होने की बात कही और कहा जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। चेकिंग भी हम लोग करते हैं मजिस्ट्रेट का साथ मिलके, सीआईडी का साथ, फिर ये पुलिस फोर्स का साथ मिलके उन लोग भी साथ देते हैं। लेकिन यहाँ में ज़्यादा होते जा रहा है। सब लोग कॉपरेट करके सब लोग साथ में काम करने से और अच्छा होगा और इम्प्रूव होगा और रुक सकेगा। मेन रीज़न तो बहुत कारण हो सकता है, बहुत कारण है। वो आजकल क्रिमिनल एटीट्यूड टेंडेंसी ऐसा लोग भी निकल गया, तो हम लोग का समाज का तरफ से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ईच एंड एवरी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का तरफ से हम लोग अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन जोरदार करना चाहिए अभी से। ये सब रिकरेंस फ्यूचर में ना हो। तो हम लोग को ज़रूरी है कि सोशल अवेयरनेस हम लोग ज़्यादातर बस्ती में हम लोग देना ज़रूरी है। देखिए, अभी जून के महीने में ही डीसी साहब ने पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग को बैन करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है एंड वी आर नाउ फॉलोइंग इट अप। इसके मुताबिक हमने परसों भी रेड किया था और उसमें 2 लड़के पकड़े गए थे जिनके पास एनडीपीएस रिकवर भी किया है। दिल्ली में सरकार बनाने की सरगर्मी अब बहुत तेज होते जा रही है। जोड़ तोड़ गठजोड़ के साथ आदर्श के रास्ते पर चलकर दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा चुनाव में जाने के लिए भी हैं तैयार, सरकार बनाने के लिए भी हैं तैयार। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा हम चुनाव और सरकार बनाने दोनों के लिए तैयार हैं। राजनाथ के साथ सतीश उपाध्याय की मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। सतीश उपाध्याय ने कहा कि जो होगा संवैधानिक तरीके से होगा, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव आएगा तो उसका आकलन करेंगे, इसके बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा बरकरार, राष्ट्रपति ने की दया याचिका खारिज। वहीं 5 अन्य दोषियों की दया याचिका भी खारिज हो गई है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड को शायद ही कोई भूला होगा। इस नृशंस हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठुकरा दिया है। सुरेंद्र कोली के अलावा 5 और दोषियों की दया याचिका पर कोई विचार न करते हुए राष्ट्रपति उन्हें भी खारिज कर दिया। देश को झकझोर देने वाले इस केस में कोली ने वर्ष
2005-2006 के दौरान कई बच्चों के साथ दुष्कर्म और फिर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। कोली कोठारी के व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंडेर के घर नौकरी करता था। पंडेर के घर से ही कई लापता बच्चों की लाशें मिली थी। एक खबर लेते हैं मध्य प्रदेश से। व्यापक घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के मांग को ठुकराया, कहा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। शिवराज ने कहा कि व्यापक घोटाले के लिए प्रदेश सरकार दोषी नहीं है। उनके मुताबिक विपक्ष इस मामले में लगातार सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि व्यापक घोटाला उजागर होने के बाद से कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कांग्रेस इस मामले में पिछले काफी समय से शिवराज सिंह से इस्तीफा मांग रही थी। उस घोटाले में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं के शामिल होने का भी दावा कर रही है। मणिपुर के लड़कों ने बढ़ाया देश का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय शांति पोस्टर अवार्ड के लिए नामों की हुई घोषणा। मणिपुर के मोइरांग एरिया के तोंगब्रांग महेश सिंह और राज फैर मबम को यह अवार्ड दिया गया है। कनाडा में 97 लाइन्स इंटरनेशनल समारोह में यह घोषणा की गई। अवार्ड में $5000 दोनों प्रतिभागियों को बतौर सम्मान के लिए दिया गया। मसलन पूर्वोत्तर राज्यों के इन 2 छात्रों ने पोस्टर के सहारे जिस शांति के उन प्रयासों को सहारा दिया है, जिसकी वकालत भारत करते रहा है, यह सराहनीय है। मोदी मॉडल यानी गुजरात मॉडल की सच्चाई अब सबके सामने आने लगी है। प्रवर्तक निदेशालय ने कहा कि 5395 करोड़ का हेरफेर हुआ है गुजरात में। देश का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है यह। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात में हवाला के जरिए 5395 करोड़ रुपये के लेन देन का पता लगाया है और इस मामले में 79 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक राज्य में हवाला के जरिए सोना और प्रॉपर्टी के लेन देन का धंधा किया जा रहा था। इस काम के लिए पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी-फरवरी में सूरत में ICICI बैंक के 2 ब्रांच का इस्तेमाल किया गया था। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तबे एकला चलो के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। अकेले लड़ेंगे दोनों पार्टी विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में वर्षों पुराना कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता अंबिका सोनी ने रविवार को यह बात कही। वहीं अंबिका सोनी ने कहा कि हम कैंडिडेट्स उतारेंगे और सभी 87 सीट पर कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि गठबंधन टूटने के बाद भी राज्य सरकार को समर्थन जारी रहेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 87 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का समर्थन करने का विचार किया है और ऐलान भी। किस लिए? नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए करीब 18 लाख रुपये खर्च। समारोह में देश विदेश से 4000 से ज्यादा मेहमान हुए थे शामिल। RTI से हुआ यह खुलासा। सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में टेंट, मंच, फर्नीचर और अन्य सामान पर करीब 18 लाख रुपये खर्च हुए। राष्ट्रपति सचिवालय ने हालांकि इस बारे में दाखिल RTI के जवाब में खर्च का जानकारी देने से इनकार कर दिया और सचिवालय कार्यक्रमवार ढंग से खर्च का ब्यौरा नहीं रखता, इसकी सूचना भी दी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।